अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। फिक्शन, साइंस फिक्शन, साई-फाई, आपने ऐसे बहुत से नावल पढ़े होंगे, फिल्में देखी होंगी, कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन फिक्शन नावल ने हमारी साइंस को कैसे बदला। कुछ ने तो हमारी साइंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने में मदद दी, टेक्नोलॉजी डेवलप करने में मदद दी, लेकिन कुछ ऐसे फिक्शनल नावल और कहानियाँ थे जिन्होंने आम लोगों को भी गुमराह कर दिया। मैं सबसे पहले आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वो कौन सी बड़ी बड़ी इजादात हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हमने फिक्शनल नावलों और मूवी से ली। तो सबसे पहले चलते हैं 1957 में, जबकि एक सैटेलाइट लॉन्च होने वाली थी जो कि रशियन सैटेलाइट थी, स्पुतनिक इसका नाम था। लेकिन इससे पहले एक फिक्शनल नावल निगार जिनका नाम आर्थर सी क्लार्क था, उन्होंने 1955 में बताया कि इन सैटेलाइट्स को हम सिर्फ फ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल ना करें स्पेस में। हम ये समझ रहे थे कि ये सैटेलाइट्स जो ज़मीन के गिर्द घूम रही हैं, इनका काम ये है कि डीप स्पेस जितने भी स्पेसक्राफ्ट जाएंगे वो इनसे फ्यूल लेते हुए डीप स्पेस में जाएंगे। लेकिन क्लार्क ने कहा कि इन घूमती हुई सैटेलाइट्स के ज़रिए हम अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी में रेडियो और टीवी की नशरियात ज़मीन पर ला सकते हैं। हम सैटेलाइट टीवी बना सकते हैं, हम सैटेलाइट रेडियोस बना सकते हैं, हम बड़ी आसानी से दूर दूर के सिग्नल एक दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। उनकी इस बात पर पहली मर्तबा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आइडिया सामने आया। ये ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं जो कि ज़मीन की रफ्तार के साथ ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाती हैं। इसका मतलब यह है कि ज़मीन के एक हिस्से के साथ ये लॉक हो जाती हैं और ज़मीन को पूरा कवर करने के लिए सिर्फ 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की ज़रूरत होती है, जो कि तकरीबन 36,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रही होती हैं। 17 साल के बाद एक कंपनी टेलीस्टार ने सबसे पहली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च की कम्युनिकेशन के लिए। तो आपने देखा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और उसका कम्युनिकेशन सिस्टम एक फिक्शनल नावल से आया। क्लार्क ने यहीं पर बस नहीं की, उन्होंने 1968 में एक और नावल दिया जो कि बहुत मशहूर नावल है, जिसका नाम है अ स्पेस ओडिसी। इस पर एक मूवी भी बनाई गई और इस नावल में एक स्पेसक्राफ्ट दिखाया गया जिसका सारा का सारा कंट्रोल, जिसका ब्रेन एक कंप्यूटर के पास था जिसका नाम था ऑल 9000। उसके पास मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर्स थे और वो सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल करता था। लेकिन इंसानों के इलॉजिकल डिसीजंस और झूठों ने उसे कंफ्यूज कर दिया और वो ऐसे गलत डिसीजंस करना शुरू कर गया जिसकी वजह से उसे 3 इंसानों का कत्ल करना पड़ा। उसने 3 इंसानों को मारा उस स्पेसशिप को बचाने के लिए। तो ये पहली मर्तबा था कि हमने देखा एक फिक्शनल नावल में कि एआई ने हमसे बगावत कर दी, जिसको आज हम बहुत ज़्यादा डिबेट कर रहे हैं और उस पर बहुत सी रिसर्च की जा रही है। इसी मूवी में न्यूज़ पैड दिखाया गया। ये एक टैबलेट था जिस पर न्यूज़ आती थी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एस्ट्रोनॉट डेव बोमेन उस न्यूज़ पैड पर ख़बरें सुन रहे हैं। यहीं से हमारे पास टैबलेट का कॉन्सेप्ट आया। तो जब 2000 में एप्पल ने सू किया, लॉ सूट फाइल किया सैमसंग पर कि उसने गैलेक्सी का डिज़ाइन एप्पल से चुराया है, तो गैलेक्सी ने अपने डिफेंस में इस मूवी का हवाला दिया और उन्होंने बताया कि उन्होंने न्यूज़ पैड से उसका डिज़ाइन लिया है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी देता हूं जिसमें साइंस फिक्शन से हमने रीसेंट टेक्नोलॉजीज़ बनाई। तो मैं आपको लेके चलता हूं दोबारा 1931 में, जहां पर एक राइटर चेस्टर गुड, उनका एक बहुत फेमस डिटेक्टिव कैरेक्टर है जिसका नाम था डिक ट्रेसी। उसकी कॉमिक बुक्स आती थी और उसमें उसके पास एक वॉच थी जिसे स्मार्ट वॉच कहा जाता है। ये वॉच शुरू में रेडियो कम्युनिकेशन करती थी।
इस पर रेडियो आता था। फिर टू वे कम्युनिकेशन हुई 1964 पर, जो उन्होंने इसी नॉवल का अगला वर्जन लॉन्च किया, उसमें इस पर टेलीविज़न भी आना शुरू हो गया। तो ये एक ऐसी स्मार्ट वॉच थी जिस पर रेडियो कम्युनिकेशन भी हो सकती थी और इस पर टेलीविज़न के चैनल भी आ सकते थे 1964 में। और आज हम देख सकते हैं कि ऐसी स्मार्ट वॉचेस हमारे पास मौजूद होती हैं। स्टार ट्रैक को ले लीजिए, ओरिजिनल सीरीज़, बहुत फेमस सीरीज़ है मूवीज़ की, और इसमें हमें सबसे पहले मोबाइल फ़ोन नज़र आता है जो कि फ्लिप वाला, खुलने वाला मोबाइल फ़ोन है। अगर आप देखें तो कैप्टन किर्क और मिस्टर स्पॉक, दो इसके करैक्टर हैं, वो दोनों के दोनों इस मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं। इसकी तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और फिर 1996 में, तकरीबन 26 साल के बाद, क्योंकि ये मूवी आई थी 1960 में, तो 26 सालों के बाद 1996 में मोटोरोला ने पहला फ्लिप मोबाइल फ़ोन ईजाद किया और उसका नाम उसने रखा स्टार टैक। मैं आपको वो मोबाइल फ़ोन यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसी मूवी में एक कंप्यूटर भी दिखाया गया, पोर्टेबल कंप्यूटर, और इसका नाम इन्होंने रखा ट्राइकॉर्डर। आप इस वक्त मिस्टर स्पॉक के हाथ में ये ट्राइकॉर्डर देख सकते हैं जिसके पास मुख्तलिफ सेंसर्स हैं और ये उसमें डाटा कलेक्ट करता है। लेकिन इसके डायरेक्टर को ये ख्याल नहीं आया कि कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन को मिलाया भी जा सकता है, जो कि आज हम मोबाइल फ़ोन की सूरत में अपने हाथों में लिए फिरते हैं। ऑटोनोमस कार, जब मैं छोटा था तो हम हर रोज़ इंतज़ार करते थे नाइट राइडर की किस्त का, क्योंकि उसमें एक ऐसी गाड़ी दिखाई गई थी जो कि सेल्फ ड्राइविंग थी, ऑटोनोमस थी। उसमें आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट प्रोसेसर्स लगे होते थे जो कि इंसानों के साथ कम्युनिकेट भी करते थे और उनकी बातों को समझते थे और उन पर अमल भी करते थे, लेकिन साथ साथ वो अपने डिसीजंस भी लेते थे। आज यही काम टेस्ला कर रहा है और आज यही काम गूगल की ऑटोनोमस कार में हो रहा है। एक स्टडी के मुताबिक 2028 में ऑटोनोमस कार्स, चाहे वो गूगल की हों, टेस्ला की हों या और कंपनीज की हों, वो हमारी सड़कों पर आम होंगी। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट 1980 में दिया गया। शायद ही कोई ऐसा कल्चर हो जिसकी तारीखी किताबों में आपको किसी ऐसे इक्विपमेंट का जिक्र ना मिलता हो जो कि पानी के अंदर नीचे सफ़र कर सकें। आप पुरानी किताबें भी उठाएं तो वहाँ पर भी इंसान ने हमेशा ये ख्वाहिश की है कि वो पानी के अंदर से छुप कर जाए और हमला कर दे। लेकिन पहली सबमरीन, पहली आबदोज, जिसका नाम था एर्गोनॉट, 1897 में बनाई गई अमेरिका में, जिसने अमेरिका की 2 स्टेट्स के दरमियान सफ़र किया। बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो आज हमें ये बता रही हैं कि हमारे दिमाग में एक चिप लगेगी और जिसके ज़रिए हम चीज़ों को रिमोटली कंट्रोल कर सकेंगे। हमारी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, हम बहुत तेज़ी से काम कर सकेंगे। ऐसी मूवीज़ में आपको एक्समैन नज़र आएगी जहाँ पर दूर से खड़े खड़े आप सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर सकते हैं बग़ैर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए। रिसेंटली एक मूवी आई अपग्रेड, उसमें भी ऐसी चीज़ें दिखाई गई। लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है कि ऐसी चिप बनने जा रही है। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक इस चिप पर काम कर रही है और उसके अलावा 2 और कंपनीज भी ऐसी ही चिप्स पर काम कर रही है, जिसमें एक मार्क जुकरबर्ग की कंपनी भी मौजूद है। इलॉन मस्क ने रिसेंटली अपनी चिप का एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट किया है पिग्स पर और उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। तो हम मुस्तकबिल में ऐसी चिप्स देखने जा रहे हैं जो कि हमारे दिमाग पर लगेंगी और मेरी अगली वीडियो इन्हीं चिप्स के बारे में है। बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हमने साइंस फिक्शन से ली, होलोग्राम्स, वाईफाई, ब्लूटूथ, लेकिन बहुत से ऐसे काम भी हैं जो इन साइंस फिक्शंस में, इन नॉवलों में आम हैं और हम मुस्तकबिल में करने जा रहे हैं। हम मार्स को बसाने जा रहे हैं, हम मून को बसाने जा रहे हैं, हम ब्लैक होल के ज़रिए ट्रैवल कर सकते हैं, हम ब्लैक होल के अंदर से निकल कर आ सकते हैं, जैसे कि इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया। हम कंप्यूटर सिमुलेशंस में रह सकते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स मूवी में दिखाया गया। ऐसी भी कुछ इजादात होनी हैं जो कि आज हम जानते हैं लेकिन अभी तक हम नहीं कर सके। मुस्तकबिल में हम समझते हैं कि हम इंटेलिजेंट लाइफ को ढूंढ सकेंगे। आज की साई-फाई मूवीज़ में हम बार बार इंटेलिजेंट लाइफ को देखते हैं लेकिन अभी तक हम इसे दरियाफ्त नहीं कर सके। इसी तरीके से वर्म होल्स, ऐसे शॉर्टकट्स
कायनात के दूर दूर इलाकों में जहाँ पर हम जिंदा हालत में नहीं पहुँच सकते, लेकिन इन शॉर्टकट्स के ज़रिए हम बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स पीछे जा सकते हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है। छोटा सा कुछ लम्हे के लिए ज़िंदा रहने वाला वर्म होल हमने बनाया है, लेकिन अभी इसके लिए हमें बहुत काम करना है। तो ये अभी फ्यूचर में इस पर बहुत ज़्यादा काम होने जा रहा है। टेलीपोर्टेशन, स्टार ट्रेक में देखा कि इंसान एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाता है। हम ये समझते हैं, हमें क्वांटम मैकेनिक्स बता दिया है कि टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है, लेकिन हम अभी इसको इजाद करने में बहुत पीछे हैं। तो ये मुस्तकबिल में शायद हो जाए कि हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकें। लेकिन अब आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं इस वीडियो के, जहां मैंने आपको बताया था कि बहुत सी ऐसी साइंस फिक्शंस भी हैं जिन्होंने हमें मिसलीड किया, जिन्होंने हमें ऐसे कॉन्सेप्ट दिए जो कि हमारी साइंस का सत्यानाश कर गए। इसमें ऐसी ही मूवी एक लूसी है। लूसी एक ऐसी मूवी है जिसमें ये दिखाया गया है कि अगर हम 100% अपने दिमाग का इस्तेमाल करें तो हम बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारा दिमाग 100% काम करता है। 24 घंटे में हमारे दिमाग का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो कि सिमुलेट ना हो, जो कि एक्टिवेट ना हो, जो कि काम ना करे। क्योंकि अब हम दिमाग को MRI और फंक्शनल MRI से देखते हैं, हम स्कैन कर लेते हैं दिमाग को, इसलिए हमें पता है कि हमारा दिमाग कब कब एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन अगर लूसी ये कहना चाह रही है कि एक वक्त में, एक यूनिट टाइम में हम 5 से 10% दिमाग इस्तेमाल करते हैं, तो वो बात बिल्कुल ठीक है। एक वक्त में, एक यूनिट टाइम में हम 5 से 10% दिमाग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 24 घंटे में हम पूरा दिमाग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर लूसी का ये कहना है कि सिर्फ एक यूनिट टाइम में 100% दिमाग इस्तेमाल करें, तो मैं उसकी बात मान सकता हूं, लेकिन उसमें जो भी चीज़ें और एबिलिटीज़ दिखाई गई हैं, स्टिल उनका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए इस मूवी ने बहुत ज़्यादा परेशानी दी हमारे माशरे को, और हमारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत मुश्किल आती है। दूसरी मूवी जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क में ये दिखाया जाता है कि एक मच्छर ने डायनासोर्स को काटा और उसके अंदर डायनासोर्स का DNA था, और वो एक एम्बर के पत्थर में महफूज हो गया उसका फॉसिल। हमने बहुत अरसे के बाद उसको निकाला और निकाल कर उस मच्छर से DNA हासिल किया डायनासोर्स का, और डायनासोर्स बना लिए, क्लोन कर दिए। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली देखें तो DNA अगर बहुत अच्छी आइडियल कंडीशंस में भी हो तो वो सिर्फ 10 लाख साल तक महफूज रह सकता है, 1 मिलियन ईयर। और डायनासोर्स कितने अरसे पहले थे ज़मीन पर? 66 मिलियन ईयर्स पहले। तो कोई तरीका ही नहीं है कि ऐसा मच्छर जो अगर एग्जिस्ट भी करता है, जिसके अंदर डायनासोर्स का DNA था, 66 मिलियन ईयर्स तक डायनासोर्स के DNA सही तरीके से महफूज नहीं हो सकते। इसलिए डायनासोर्स को बनाने के लिए हम कुछ और तरीके तो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला तरीका ठीक नहीं है। तो इस तरीके ने मिसलीड किया हमारी यूथ को। लेकिन मज़े की बात आपको बताऊं कि इस मूवी का भी कॉन्सेप्ट उसी साइंसदान ने दिया है जो कि दूसरे तरीकों से डायनासोर्स को बना रहे हैं। तो साइंस फिक्शंस पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात है, बच्चों को साइंस फिक्शंस पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें फ्यूचर के बारे में पता चलता है, हमें पता चलता है कि आने वाली दुनिया कैसी होगी। लेकिन उसके साथ साथ हर साइंस फिक्शन को आंखें बंद करके सही नहीं मानना चाहिए, बल्कि कुछ तहकीक ज़रूर करनी चाहिए कि क्या इस साइंस फिक्शन के अंदर जो चीज़ बताई गई है वो ठीक है। अगर फ्यूचर की चीज़ है तो वो तो होने जा रही है, लेकिन अगर कोई माजी की चीज़ है या प्रेजेंट की चीज़ है तो उसको वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम गलत कॉन्सेप्ट्स ना ले सकें। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।